हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करा। हमने उसके अंदर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी तीनों के बारे में डिस्कशन करा। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप। हम समझ चुके हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। साथ ही में हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में भी किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक बार आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए सो दैट आपके बेसिक क्लियर हो जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने जैसे लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आम भाषा में ये कहता है कि जब आप किसी कमोडिटी को बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंज्यूम करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपका सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप उस गुड को और कंज्यूम नहीं करते। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी दिया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके फादर ऑफिस से आते हैं, आप उन्हें एक गिलास पानी का देते हैं, वो पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत प्यास लगी होती है। आप उन्हें एक गिलास पानी और दे देते हैं, वो पी लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आप एक गिलास और ले आते हैं, वो पीते हैं। बट जितना सेटिस्फैक्शन उनको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ने दिया होता है वो शायद थर्ड वाले ने नहीं दिया होता। आप फोर्थ ग्लास और दे देते हैं। अब इस पॉइंट पर उनका सेटिस्फैक्शन और डिक्लाइन हो रहा है, उनको और पीने का मन नहीं कर रहा। आप और ले आते हैं तो अब उनका सेटिस्फैक्शन 0 से भी नीचे हो गया, वो पीना ही नहीं चाहते। तो ये जो एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले सेटिस्फैक्शन बढ़ा, फिर धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हुआ, इसी को बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने के बाद ही आप टीयू और एमयू की रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बुक्स के अंदर लॉ ऑफ डीएमयू बाद में समझाया गया है तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो पहले मैं आपको लॉ ऑफ डीएमयू समझा रही हूँ, उसके बाद हम रिलेशनशिप को समझेंगे। The law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. ठीक है, जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट और यूनिट उस गुड्स की कंज्यूम करते रहेंगे हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होगा। ओके, इसको दिया गया एच गॉसन ने, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इस नाम से भी कई बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया है, बच्चे बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आप क्या करिएगा, इस अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं ना तो अपना फॉर्मूला शीट बनाइए। हर फॉर्मूला, जिस भी कॉपी के पीछे पढ़ रहे हैं ना, पीछे एक रफ शीट अपनी रखिए, हर फॉर्मूला उस पर लिखते रहिए। साथ ही में अगर आपको कोई 2 नेम्स मिल रहे हैं, डिफरेंट नेम मिल रहा है किसी लॉ का, तो वहाँ मेंशन करते जाइए। और एक बार जब भी आप वो कॉपी खोलते हैं तो वो कॉपी उल्टी खोलिए, एक बार उस पेज पे नज़र मारिए और फिर आप अपना मेन काम करना स्टार्ट करिए, रिवीजन, पढ़ाई जो भी आपको करनी। ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, सो लॉ ऑफ डीएमयू हम समझ चुके हैं कि जब हम बार बार किस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, एक पॉइंट पर आकर मेरा सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आप जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे तो उसके आप अजम्पशंस भी पढ़ेंगे कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप ये चीज़ें एक अज्यूम कर लेंगे। बिकॉज किसी भी मॉडल को समझने के लिए ना हमको उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेनी होती हैं। क्यों? इकोनॉमिक बहुत डायनामिक है, इकोनॉमिक्स के लॉ बहुत डायनामिक है, तो उनको समझने के लिए हमको एक सीरीज ऑफ अजम्पशंस चाहिए कि ये चीज़ें होंगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक है, हर टाइम कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो कुछ चीज़ें आपको ज्यूम करनी है। सिमिलरली इस पेपर में भी जब भी आप कोई लॉ समझा रहे हैं, सबसे पहले आप उस लॉ को समझाएंगे, देन आप उसका अजम्पशन लिखेंगे और देन आप उसको ग्राफिकली या आपके पास अगर कोई टैबुलर फॉर्म है उसमें आप उसको एक्सप्लेन करेंगे विद योर एग्जाम्पल। इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को समझाने के लिए अगर आपने अजम्पशंस नहीं लिखे तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अजम्पशन लिखना है तो उसका अजम्पशन के साथ उसका लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उसके साथ अजम्पशंस होंगे। अजम्पशंस और लॉ आप एक दूसरे के बिना नहीं लिख सकते। ओके, तो सबसे पहला अजम्पशन है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाऊंगी बिकॉज बहुत सारे अजम्पशंस हैं। आप इनको बुक से भी एक बार रीड कर लीजिएगा और सारे अजम्पशंस नहीं लिखने आपने पेपर में, आप 2 से 3 अजम्पशंस जो भी हैं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, वो क्वेश्चन कितना नंबर का है। बट सारे अजम्पशंस आपको नहीं लिखने, बट एक बार आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
कार्डिनल मेजर होना चाहिए, हमने समझ लिया कार्डिनल मेजर क्या है कि वो यूटिलिटी के टर्म्स में हमें मेजर करना आना चाहिए यूटिल्स की फॉर्म में। मॉनेटरी मेजरमेंट भी हम समझ चुके हैं, किस तरह हम अपनी यूटिल्स को मनी के टर्म्स में बताते हैं, अपनी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने पार्ट 1 में कर ली हैं, ये दोनों चीज़ें पार्ट 1 में हम समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कंजम्पशन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी। आप अगर कोई चीज़ कंज्यूम करो तो उसका रीजनेबल क्वांटिटी आपको कंज्यूम करना है। ये नहीं आप एक पहले तो आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पी लिया, दूसरे में भी आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पी लिया और तीसरी बार में आपने सिर्फ एक सिप ऑफ वाटर पिया, तो ऐसा नहीं है। एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आपने एक ग्लास से स्टार्ट करा है तो आप 5 ग्लासेस पी के देखो, सेम भरे हुए ग्लासेस, फिर देखिए आपकी यूटिलिटी कैसे डिक्लाइन होती है। ओके, थर्ड है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, एक के बाद एक सक्सेसिव यूनिट की कंजम्पशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास आपने वाटर का सुबह पिया, एक दोपहर को पिया और फिर आप अपना सेटिस्फैक्शन देख रहे हो, नहीं। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, एक पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा पिया, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नो चेंज इन क्वांटिटी, एसेट की क्वांटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह एक ग्लास पिया और फिर एक स्पून आप पी रहे हो वाटर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर भी रैशनल होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर ये वर्ड बहुत आएगा, रैशनल मतलब लॉयल कंज्यूमर होना चाहिए, जो अपने डिसीजन को रैशनली लेता है, जिसको जो अपना डिसीजन को रैशनली प्रेजेंट करता है, मतलब बायस नहीं है वो बिल्कुल भी, जो चीज़ है वो आपको वैसे ही समझाएगा, उसके अंदर वो कोई बायसनेस नहीं रखेगा। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, अगर आपने 5 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए तो सबकी आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूटिलिटी समझा रहे हो, आप उसको एक ही यूटिलिटी को सब पे अप्लाई नहीं कर रहे हो। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर ने आपको 20 यूटिलिटी दी, दूसरे ने 15 दी, देन 10 दी, देन 5 दी, तो सबको आप एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी असाइन करते हो। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, अगर आप कोई भी कमोडिटी यूज कर रहे हो वो आपका फिक्स्ड प्राइस का ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पहले जैसे डेयरी मिल्क है, तो डेयरी मिल्क, अब डेयरी मिल्क आपको 55 वाली 60 वाली भी मिलती है, डेयरी मिल्क आपको 10 रुपीज़ वाली भी मिलती है, तो ऑब्वियसली उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। तो इसीलिए आपको सेम प्राइस ऑफ कमोडिटी यूज करना है। अगर आपने पहले सिल्क से डेयरी मिल्क सिल्क से स्टार्ट करा है तो आप जो भी कंजम्पशन सक्सेसिव यूनिट की करोगे वो सारी डेयरी मिल्क सिल्क से ही करोगे। दूसरा, आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आप पहले 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो उस लॉ को देखने के लिए, समझने के लिए, उन सब चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, तो अगर आप उसको दोबारा समझना चाहोगे तो आप उन गुड्स के ऊपर उतना ही इनकम अपनी स्पेंड करोगे। एंड देन परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को उन गुड्स से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने पहले सिल्क दे दी और आपने वो खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर एक और सिल्क दे दी, आपने खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, और फिर किसी ने आपको 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क दे दी और आपको नॉलेज ही नहीं है, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर द फ्यू अजम्पशंस जो आपको पढ़नी है। इसकी पहले की 2 अजम्पशंस पार्ट 1 में हमने समझा हुआ है कि कार्डिनल क्या होता है और मॉनेटरी टर्म्स में हम अपनी यूटिलिटी को किस तरह मेजर करते हैं। तो जिसको भी डाउट है एक बार ये दोनों अजम्पशंस का रेफरेंस वहाँ से ले ले, अदरवाइज एक बार सिर्फ इसको रीड मार लीजिएगा, बहुत ईजी है, मैंने जैसे आपको समझाया आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू हमने कर लिया और उसके अजम्पशंस भी हमने कर लिए। ओके, और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो एनसीईआरटी का फेवरेट, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। ये तो सीधा ही उठ के आना ही आना है कि डीएमयू एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको बताया, लॉ को डिफाइन करेंगे, अजम्पशंस लिखेंगे, एंड देन उसको आप समझाएंगे विद द टेबल, एग्जाम्पल एंड द ग्राफ। ओके, और आपके 5 नंबर पक्के। ओके, नाउ कम्स द रिलेशनशिप ऑफ टीयू एंड एमयू। अब हमने टीयू और एमयू को और एयू को याद करने के बहुत छोटा सा एक टैम स्पा एक शॉर्टकट भी सीखा था, वो भी पार्ट 1 में है, उसको जरूर आप एक बार देखिएगा। ओके, तो टोटल यूटिलिटी भी हमें पता है क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी भी पता है हमें क्या है। उसको मैं दोबारा इधर रिवाइज नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा अगर हम इस टीयू को और एमयू को दोबारा पढ़ेंगे, तो आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है, हमारा फेवरेट कंज्यूमर तो एक ही है, वो है राजू। अब राजू ने एक आइसक्रीम खाई तो उसका एमयू था 20। उसके बाद उसने एक और खाई तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी हुई 16। एक और खाई फिर 10 हो गई, एक और खाई 4 हो गई, एक और 5th यूनिट खाई तो 0 हो गई, 6th खाई तो -6 हो गई। वैसे ही उसकी टोटल यूटिलिटी 20, फिर बड़ी 36 हुई, फिर 46 हुई, फिर 50 हुई, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर
4 हो गई। तो अब आप इस केस में क्या देख रहे हैं, वही लॉ ऑफ डीएमयू आपका लगा कि क्या हुआ, उसने जब कंजम्पशन करना स्टार्ट करा, पहली यूनिट खाई तो उसको अच्छा लगा, उसने एक और खाई तो उसको अच्छा लगा, उसने एक और खाई तो उसको अच्छा लगा, बट अब उसको एक और दे दोगे ना तो अब उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ के 50 पर ही रही दोनों पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ सेटियाइटी या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया इस पॉइंट पर कि 50 से अब वो दोबारा उसने जब एक और यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ा नहीं, वो उसको उधर ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया था। अब अगर वो इसके ज़्यादा खाएगा तो उसकी यूटिलिटी और गिरने लग जाएगी, उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन फॉल होगा। तो जैसे ये 50 से 44 हो गया, तो जब उसकी यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो गई उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट से आके, जहाँ पे उसकी यूटिलिटी आकर रुक गई थी, वो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन था, उसके बाद जब यूटिलिटी फॉल हुई तो उस पॉइंट को बोल देते हैं डिस यूटिलिटी। तो ये हमने समझा कि, और ये क्यों हुआ, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्यों हो रहा है, बड़ी फिर रुकी फिर फॉल होना स्टार्ट हो गया, ये हुआ बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। ओके, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप देखिए, अब ये ग्राफ देखिए इसका किस तरह बनता है कि जैसे मैंने वाई एक्सिस पर अपना कुछ यूनिट्स ली, टीयू लिया, और साथ ही में मैंने अपना एक्स एक्सिस पर भी कुछ यूनिट्स ली, वेराज मैंने वाई पे भी एमयू लिया और मैंने अपना इधर यूनिट्स ले ली। ठीक है, अच्छा, अब ये यूनिट्स पे कंफ्यूज मत होना। यूनिट्स मतलब आप जो मैंने एक्स एक्सिस पे ली हैं वो यूनिट्स बता रही हैं कि मैंने कितना गुड्स की यूनिट कंज्यूम करी हैं, और जब ये मैं वाई एक्सिस पे यूनिट की बात कर रही हूँ कि मैंने टोटल यूटिलिटी और एमयू के लिए कितनी यूनिट्स ली हैं, जैसे 20, 16, इनको किन यूनिट्स में मैंने डिवाइड करा है। ठीक है, तो मैंने अब अपने टेबल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट करा, यहाँ पे मैंने अपना टी यू रखा, यहाँ पे मैंने अपना एम यू रखा, एक्स एक्सिस पे मेरी दोनों में यूनिट्स नहीं। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब मैं 1 यूनिट ले रही थी तब मेरा टी यू था 20, जब मैंने 2 करा तो मेरा टी यू हो गया 36, 3 लिया तो 46, 4 लिया तो 50, 5 लिया तो अगेन 50, 6 लिया तो 44, फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा कि मेरा टी यू पहले इंक्रीज हुआ एंड देन यहाँ पर आके कांस्टेंट हुआ और फिर ये फॉल हुआ। तो हमने क्या समझ, और नीचे वाले को भी समझिए कि पहले जब मैं 1 यूनिट ले रही थी तो मेरा एम यू था 20, 1 यूनिट पे एम यू 20 था, फिर फॉल हुआ, फिर धीरे धीरे फॉल हुआ, और जब मैंने 5th लिया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया था, और उसके बाद मेरा माइनस में चली गई मार्जिनल यूटिलिटी, तो एम यू मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, तो इससे मैंने क्या समझा कि मेरा एम यू इंक्रीज हुआ एज लॉन्ग एज टी यू इंक्रीज हुआ एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। जब तक मेरा एम यू पॉजिटिव था मेरा टी यू इंक्रीज हो रहा था। ग्राफ में देखिए, जब तक मेरा एम यू पॉजिटिव था मेरा टी यू इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे है ना, टी यू इंक्रीजेज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एज एम यू फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिमिनिशेज। मेरा टी यू इंक्रीज तो हो रहा था बट वो भी धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा एम यू फॉल होना स्टार्ट हो रहा था। देखिए, पहले मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 16 का, फिर मेरा यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 10 का, फिर यहाँ मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ, 4 का। इंक्रीज तो हो रहा था बट डिमिनिशिंग रेट पर, और एक पॉइंट पर आके वो टी यू कॉन्स्टेंट हो गया और उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो टी यू मेरा इंक्रीज हुआ जब तक एम यू पॉजिटिव था। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, टी यू एट मैक्स। टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर था, कब? जब एम यू मेरा 0 हो गया। ये देखिए, ये मैक्सिमम पॉइंट है और इस पॉइंट पर मेरा एम यू 0 है। टी यू कर्व स्टॉप राइजिंग एट दिस स्टेज, और इसी स्टेज पे टी यू अब और राइज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आ गया उसके बाद भी अगर मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ाऊंगी तो मेरा टी यू फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा एम यू भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि मेरा जो टी यू है वो इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे अगर मेरा एम यू पॉजिटिव है। उसके बाद मेरा टी यू मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब मेरा एम यू 0 है। मेरा टी यू फॉल होने लग जाएगा जब एम यू नेगेटिव है। तो ये हमने
समझा। और ये जो मैंने समझा, एक बार इसको आप खुद ग्राफ में प्लॉट करिएगा, आप ये रिलेशनशिप को समझ जाएंगे। दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे मैं आईआईटी लिख रही हूँ, ये तो आना ही आना है पेपर में। लॉ ऑफ डीएमयू, रिलेशनशिप, ये तो आनी है। और ये रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको आगे प्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। तो इसको अच्छी तरह आप एक बार दोबारा से समझिए, जो मैंने बोला है उसको बैक करिए और दोबारा से उसको एक बार समझिए, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले हमने टीयू समझ लिया, एमयू समझ लिया, हमने सब चीज़ें समझ ली। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा कि कंज्यूमर क्या है, जो भी ऐसा एजेंट जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है सेटिस्फैक्शन के लिए, उसके लिए वो अपनी इनकम उस पर स्पेंड करता है। एक्सपेंडिचर करता है अपनी उन गुड्स पर अपनी इनकम का, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बैलेंस का स्टेट जहाँ से कंज्यूमर अब और हिलना नहीं चाहता, वो वहाँ पर सेटिस्फाइड है, अब वो और पोजीशन से वहाँ पे हिलना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, और इसका मतलब क्या है, जहाँ से कोई पोजीशन हुआ है जहाँ से वो चेंज नहीं करना चाहता, स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब उसके लिए तो ये वो पोजीशन है जब वो कहता है वाह भाई मज़ा आ गया। इक्विलिब्रियम क्या है? वाह भाई मज़ा आ गया वाली स्टेट, कि यहाँ से अब वो हिलना नहीं चाहता, वो कह रहा है इधर तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्राइस पे करता है कमोडिटी के लिए, उसके पास क्या है? इनकम है, और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। लॉ ऑफ डीएमयू उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप यूनिट और खाते रहोगे उस गुड की, आपका सेटिस्फेक्शन फॉल होगा, ठीक है। और वैसे वैसे आपकी इनकम भी फॉल होगी जब आप ज़्यादा ज़्यादा उसकी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे। ये सब चीज़ें हमें पता है। तो रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो और उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर हो। एक कंज्यूमर का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा हो और उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो, वो सिर्फ यही चाहता है। कंजम्पशन के लिए जो उसने एक्सपेंडिचर लगाना है वो कम हो और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो, कि मतलब उसको कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। हम भी यही चाहते हैं, हम भी किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारा भी यही मोटिव है कि कम से कम पैसों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो कंज्यूमर तभी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में आएगा जहाँ पर वो कम से कम पैसा देगा और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ओके। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी दो केसेस में पढ़ते हैं, केस 1 एंड केस 2। अब हम केस 1 के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं केस 1 के बारे में पढ़ाऊंगी और जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम केस 2 पढ़ेंगे, साथ ही में हम आईसीज के बारे में भी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो अभी केस 1 पढ़ते हैं। अब केस 1 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बहुत ही ईजी है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि कंज्यूमर सिर्फ सिंगल कमोडिटी ही कंज्यूम कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कंज्यूमर के पास सिर्फ एक ही कमोडिटी है कंज्यूम करने के लिए। अगेन ये मॉडल को समझने के लिए हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये सिंगल कमोडिटी केस है, ओके। अब हमने बोला कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम, एंटायर इनकम स्पेंड करता है एक ही कमोडिटी पर, एक ही कमोडिटी पर सारे पैसे लगा देना, ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर। अब कंज्यूमर कितनी कमोडिटी लेगा, कितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, और दूसरा एमयू ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, की उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितना मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिलता है हर सक्सेसिव यूनिट के लिए। क्योंकि कंज्यूमर तो सिर्फ एक ही कमोडिटी पे सारे ही पैसे लगा रहा है, तो उसके लिए उसको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, एक उस कमोडिटी का प्राइस, दूसरा उससे उसको कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम एक ही कमोडिटी को कर सकता है ना, क्योंकि वो सिंगल कमोडिटी ही कंज्यूम करता है। तो वो सिर्फ 2 चीज़ें देखेगा, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा एमयू ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ आएगा जहाँ पर कंज्यूमर जो एमयू उसको मिल रहा है वो प्राइस के इक्वल होगा, कि मतलब उसने कितना प्राइस पे करा और उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो उसके बाद और कंजम्पशन नहीं करेगा। क्यों? जैसे कि मैंने लेट्स से
पिज़्ज़ा खाया और हमें पता है हम अपनी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में बता सकते हैं। तो मैंने 400 रुपये का पिज़्ज़ा खाया, लेट्स से 400 रुपये का पिज़्ज़ा खाया, तो मुझे उससे 800 रुपये का सेटिस्फैक्शन हुआ। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे डबल अच्छा लग गया। तो मैं अब और पिज़्ज़ा खाऊंगी। मैंने 400 रुपये का फिर पिज़्ज़ा खाया, तो मैं ऑलरेडी पहले पिज़्ज़ा खा चुकी थी, तो मुझे पहले जितना अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो अब मुझे ये अच्छा लगा 600 रुपये जितना। अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अभी और पिज़्ज़ा खाऊंगी 400 रुपये का। और अब ये मुझे अच्छा लगा 400 रुपये जितना। मैं ये 800, 600, 400 ये क्या है, ये मैं अपनी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में बता रही हूँ कि अगर मुझे अपने सेटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में बताना होगा तो 400 रुपये के पिज़्ज़ा ने अब मुझे सिर्फ 400 रुपये का ही सेटिस्फैक्शन दिया। मतलब कि जो मेरा MU था, मार्जिनल यूटिलिटी थी, वो इक्वल हो गया प्राइस के, क्योंकि पिज़्ज़ा भी 400 रुपये का ही था। 400 रुपये का पिज़्ज़ा पहले 800 रुपये का सेटिस्फैक्शन दे रहा था, फिर 400 रुपये का पिज़्ज़ा मुझे 600 रुपये का सेटिस्फैक्शन दे रहा था। अब 400 रुपये का पिज़्ज़ा मुझे सिर्फ 400 रुपये का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो अब क्या हुआ, जो यूटिलिटी थी वो प्राइस के इक्वल आ गई। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर अब मैं और पिज़्ज़ा खरीदने जाऊंगी 400 रुपये का, तो वो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन देगा, और कम देगा, 400 से कम, लेट्स से 200 का देगा। तो अब मैं क्या उस पर पैसे खर्चूंगी 400 रुपये, जब मुझे ज़्यादा पैसे देने से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो नहीं, कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है कम पैसों में। वो चाहता है एक्सपेंडिचर मिनिमम रहे, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं और कंज्यूम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जितने पैसे पे कर रही थी मुझे उतना सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, जहां मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गया मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गया मेरे प्राइस से। ओके, तो हमने क्या बोला कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पिज्ज़ा का इक्वल था प्राइस के, तो वो मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। जब MU मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी प्राइस से, तब क्या था, मैं और बाय कर रही थी पिज्ज़ा। जब मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 400 रुपये से 800 का, 600 का, मैं और बाय कर रही थी। तो वहाँ पे MUX ग्रेटर था मेरे प्राइस से, तो आई वॉज बाइंग मोर ऑफ दैट गुड, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए था। उसके बाद जब मेरा MUX कम हो गया मेरे प्राइस से, तो मैंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, मैंने अपना कंजम्पशन कम कर दिया। तो आम बिल्कुल नॉर्मल चीज़ में हमने क्या पढ़ा कि जब MUX मेरा ज़्यादा था प्राइस से, तो मैं बाय कर रही थी। जब ये कम हुआ तो मैंने रिड्यूस कर दिया अपनी कंजम्पशन। जब ये इक्वल था तो वो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ही था। ठीक है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है गाइस, मेरे पेन को कभी कभी ये बहुत वियर्ड बिहेव करता है। बट एनीवेज, आई होप आपको समझ आ गया। क्या समझा कि जैसे प्राइस मेरा अब इक्वल हुआ मार्जिनल यूटिलिटी के, तो मैं अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर हूँ कि ठीक है अब मैं और कंज्यूम नहीं करूँगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पहुँच गई हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अब मैं यहाँ से हिली ना, तो मेरा क्या होगा, डिसयूटिलिटी आनी चालू हो जाएगी, मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, और तो मैं उस चीज़ पे पैसा दूंगी नहीं। अब मैं एक मूवी देखने गई, मैंने 200 रुपये की टिकट खरीदी, और उस मूवी ने मुझे 2000 सेटिस्फैक्शन दे दिया। मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा देखूं, बट मैं उसको कितनी बार देख लूंगी? एक पॉइंट आएगा ना जब मैं कहूँगी कि बस अब नहीं, और वो ही मेरा स्टेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम का। उसके बाद अगर मैं खरीदूंगी तो वो मेरे टिकट के पैसे बेकार, क्योंकि वो मुझे अब टिकट के पैसे जितना भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही मूवी। तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जब प्राइस इक्वल हो गया हमारे कमोडिटी के यूटिलिटी से। अब ये देखिए कि ग्राफ था, जैसे ये सारी यूनिट है कि उसने 6 यूनिट कंज्यूम करी, प्राइस सब में सेम रहना है 10, हमने जो ज्यूम करा हुआ जम्पशंस में MU और DM लॉ ऑफ DMU में हमने पढ़ा। अब MUX मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ी 2016 10 4 धीरे धीरे फॉल हो रही है, ये भी हमें पता है, हम ऊपर वाले रिलेशनशिप में पढ़ चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है कि आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है और उसको मनी टर्म से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको समझना इतना मुश्किल है, बट इसके एप्लीकेशन बहुत ईजी है, तो हम सीधा एप्लीकेशन समझते हैं। और जैसे अब इसमें मैंने क्या समझना है कि MUM 1 है, मतलब हमेशा जो मनी की टर्म्स में ये चीज़ आप याद रख लो
कि मनी के टर्म्स में यूटिलिटी हमेशा 1 यूनिट होती है, हमेशा 1 रहेगी, वो डिवाइड बाय 1 ही होगी हमेशा। तो हमने ये 1 फिक्स्ड रहता है हमेशा हमेशा। ये एक यूनिवर्सल आप कह लो यूनिट है कि जो मनी के टर्म्स में हमारी यूटिलिटी है 1 यूनिट ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। एक यूटिल्स की वैल्यू क्या होगी 1 रुपी। तो मैंने क्या करा 20 डिवाइड बाय 1 करा तो 20 आ गया, 16 डिवाइड बाय 1 करा 20 आ गया, 10 डिवाइड बाय 1 करा, ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया MUM। बेसिकली जो मेरा MUM होता है वो हमेशा इक्वल होता है मेरे MUX के। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब इसमें मेरा प्राइस 10 था, MUX क्या था 20, तो मेरा MUX ज़्यादा है प्राइस से, मैं क्या करूँगी कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। इसमें भी देखिए आप 16 बढ़ा है, 10 से कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब ये 10 इक्वल आ गया, ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों, क्या यहाँ पे मेरा प्राइस ऑफ एक्स इक्वल हो गया MUX के। अब देखिए यहाँ पर प्राइस 10 था और मेरी यूटिलिटी 4 थी, मतलब प्राइस ज़्यादा है यूटिलिटी कम है, प्राइस ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कम है, तो मैं अपनी कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगी। अब मेरे को और कंजम्पशन नहीं करनी, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर प्राइस बढ़ने लगी और सेटिस्फैक्शन कम होने लग गई। अब इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में भी समझ लेते हैं एक बार। प्राइस मेरा कांस्टेंट है, 10 पे मैंने फिक्स करा, यहाँ पे मैंने लिया अपना MUX और प्राइस दोनों ले लिए मैंने अपनी Y एक्सिस पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया अपना यूनिट्स, कितना यूनिट्स में खा रही हूँ, मैंने 6 यूनिट खाई थी। 10 पे मैंने प्राइस अपना फिक्स कर दिया। तो पहले देखिए पहली यूनिट पर 1 पे कितना था 20, दूसरे पे हुआ 16, फिर 10, फिर हुआ मेरा 4, फिर 0 और फिर 0, और उसके बाद अगर मैं और कंज्यूम करूँगी तो वो मेरा MU नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये था सिंगल कोमोडिटी का केस। अगर आपके पेपर में सिंगल कोमोडिटी समझाने को आएगी तो आप इसको इस तरह समझाएंगे, पहले आप उसका मतलब समझाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, फैक्टर समझाएंगे, उसका टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे विद योर एग्जाम्पल। यही तरीका रहेगा हर केस को समझाने का। कभी भी किसी भी चैप्टर में आप इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, आप उसको इसी तरीके से समझाओगे। दूसरा, यहाँ पर लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल हुआ, आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंजम्पशन हमने खाया और हमारा यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप लॉ ऑफ DMU भी समझाएंगे विद द अजम्पशंस एज सेड बिफोर। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केस 2 अगली वीडियो में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और ये दोनों ही केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमने DMU से पढ़ना स्टार्ट करा टिल द ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बैक टू बैक रिपीट होते हैं। और अब आप साथ के साथ बुक को भी रीड करिए और ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से एक बार नोट्स को लिखिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिखेंगे, टेबल्स को बनाएंगे, ग्राफ को बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो तब तक के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं बार बार रिवीजन पे इंसिस्ट कर रही हूँ। आई एम सेइंग यू एज योर वेल विशर, बेटर टू रिवाइज। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा आपके दिमाग में जाके रिटेन करेंगे, उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपके दिमाग में जाके खुलेंगे। तो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।